हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी 4 दिन पहले मैंने अपने प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था, उसके अंदर पोटाश भी डाली थी। जब से अभी तक इसके अंदर हमने कोई पानी नहीं दिया और इसके जो लीव्स थे वो काफ़ी पीले हो गए। आज मैंने आकर सारे पीले लीव्स इसके बीने हैं और उसी पीरियड में मैंने 1-2 का कोडेस दबाकर देखा तो थोड़ा सा मुलायम कोडेस हमें नज़र आया। तो उसकी वजह यह है क्योंकि एक तो धूप बहुत अच्छी निकल रही है और दूसरे हमने इसके अंदर पोटाश दिया हुआ है, तो उसकी वजह से इसके लीव्स भी पीले हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अब कलियां आएंगी और उसी की वजह से इसके अंदर इसके लीव्स पीले हो रहे हैं। और ज़्यादा हार्डी जब पोटाश हो जाती है जिस प्लांट में, तो उसका जो कोडेस है वो भी थोड़ा सा मुलायम होने लगता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि बहुत ही गर्म पोटाश फर्टिलाइज़र होता है। और आज साथियों, मैं जितने भी फर्टिलाइज़र हैं अडेनियम को जो नुकसान देते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। यानी अडेनियम को किस किस किस्म का फर्टिलाइज़र नुकसान देता है और किस तरीके से उससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि अडेनियम के जो कोडेस मुलायम पड़ रहे हैं और पोटाश देने से, तो साथियों कोई घबराने वाली बात नहीं है। यानी 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से पानी नहीं दिया है और अडेनियम की सॉइल सूखी पड़ी है, रूट तक बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। इस वजह से ऐसा हुआ है, एक तो हार्ड खाद पड़ी हुई है और दूसरे उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से अडेनियम के साथ ऐसा हुआ है कि उसके कोडेस जो हैं वो मुलायम पड़ गए हैं और कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जब आपके कोडेस अडेनियम के मुलायम पड़ जाएं इस तरीके से, आपने अगर पोटाश या और कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र दिया है तो उसको फ़ौरन पानी दे दीजिए और पानी जब देंगे तो आपका कोडेस सही हो जाएगा। थोड़ी जो गर्मी है उसको ख़त्म कर देगा पानी जाते ही और आपका कोडेस जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर और किसी पीरियड में, जैसे कि अडेनियम का कोडेस मुलायम पड़ रहा है, पानी बरस रहा है, मौसम ठंडा है, अगर उस पीरियड में कोडेस मुलायम पड़ रहा है तो आपके अडेनियम में ख़तरा है काफ़ी, क्योंकि उस टाइम पर मौसम ठंडा है और कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है और कोडेस मुलायम पड़ रहा है। तो इसकी वजह है कि अडेनियम रूट रोट हो गया है। और ये कोई वजह नहीं है कि धूप अच्छी निकल रही है, अडेनियम सही ग्रोथ ले रहा था। सिर्फ पोटाश देने से ओवरडोज जब हो जाता है तब, और इधर सॉइल के अंदर पानी नहीं है, जब सॉइल भी सूखी पड़ी हुई है, तो ओवरडोज फर्टिलाइज़र जो है वो कोडेस को मुलायम कर देता है। और कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। आप उस प्लांट के अंदर पानी दे देंगे और थोड़ा सा ठंडी जगह पर रख देंगे तो थोड़ी बहुत दिनों के अंदर, यानी 1-2 दिन के अंदर ही वो आपका कोडेस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा और प्लांट अच्छी ग्रोथ करने लगेगा और फ़ौरन उसके अंदर बड्स भी आ जाएंगे क्योंकि आपने पोटाश फर्टिलाइज़र दिया हुआ है। क्योंकि लगभग इस टाइम पर अडेनियम में सभी में लगभग बड्स आ गए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये फूल तो हमारा ये जो मुरझा गया है, ये तो लगभग 8 दिन से खिला हुआ था, लेकिन ये 2 फूल जो हैं, एक ये और एक ये आज खिला नहीं पूरा भी, और ये आज पूरा खिल गया है। बहुत ही सुंदर फूल खिला है और इसके अंदर भी अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं और भी ब्रांचों में आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी ब्रांचों में वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए इस तरीके के। तो लगभग सभी में बड्स आने लगे हैं और 4-5 रोज़ के अंदर सारे अडेनियम के अंदर बड्स भर जाएंगे। और जिन अडेनियम के पोटाश देने से कोडेस थोड़े से मुलायम पड़े हैं तो उनको आप पानी दीजिए। और क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, सॉइल बिल्कुल सूख चुकी है और बड्स भी लगभग निकलने लगे हैं और कोडेस मुलायम पड़ गया है, तो आप उसको फ़ौरन पानी दे दें। पोटाश फर्टिलाइज़र खुद काफ़ी हार्ड होती है, गर्म होती है और ऊपर से उसके अंदर पानी नहीं है, तो फिर इस वजह से आपका कोडेस मुलायम पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र अडेनियम को नुकसान देते हैं। तो ज़्यादातर साथियों रासायनिक फर्टिलाइज़र जो हैं उसमें से कई फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जो अडेनियम को नहीं देना चाहिए और वो अडेनियम को काफ़ी नुकसान देते हैं। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र नुकसान देने वाला अडेनियम को है वो यूरिया है। यूरिया को अडेनियम के अंदर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन बहुत अधिक होता है और इस वजह से पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ हो जाती है। यानी अगर नुकसान नहीं भी किया तो पौधे की ग्रोथ तेज़ी से हो जाएगी और अडेनियम को ज़्यादा ग्रोथ
पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी फ्लावरिंग फिर नहीं होती है। अगर ज़्यादा अडेनियम ग्रोथ करता है तो ऐसे अडेनियम की फ्लावरिंग नहीं होती है। और ज़्यादातर तो अडेनियम को यूरिया काफ़ी नुकसान देता है, कोडेस को जला देता है, कोडेस को अंदर से बिल्कुल गला देगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म यूरिया खाद होती है। तो यूरिया खाद को अडेनियम के अंदर कभी न दें। आपने बरसात को के पानी के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, तो आपने देखा होगा कि कितनी तेज़ी से अडेनियम ग्रोथ लेता है। अगर नुकसान नहीं भी करा यूरिया ने तो आपका जो प्लांट है वो लेगी हो जाएगा, ब्रांचें बहुत लंबी हो जाएंगी और लीव्स काफ़ी निकल आएंगे और पौधे की फ्लावरिंग बहुत कम होगी। इस वजह से यूरिया खाद अडेनियम के अंदर नहीं देना चाहिए और उससे कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ पौधे को आपके लेगी कर देगा, लंबा कर देगा और लीव्स ज़्यादा कर देगा। अब दूसरी खाद आती है साथियों DAP। तो DAP तो अडेनियम के अंदर देना चाहिए, लेकिन किस पीरियड में देना चाहिए और किस पीरियड में नहीं देना चाहिए और कितना मिकदार में दें। आप अगर ओवरडोज DAP आप दे देंगे तो उससे भी आपके अडेनियम का कोडेस जो है वो गल जाएगा और वहीं से अडेनियम आपका पूरा बेकार हो जाएगा। अगर बेमौसम आपने DAP दे दी तो भी आपके अडेनियम को ख़राब कर देगा। वो DAP का जो पीरियड होता है वो जिस टाइम पे आपने जैसे रिपोर्टिंग करी तो 1-2 दाने सॉइल के अंदर मिला दें। फिर जैसे बरसात आने को हो, जब बरसात आने को हो, मौसम थोड़ा बादल से ठंडा होने लगे, यानी छाँव रहने लगे, तब आप उसके अंदर 4-4 दाने DAP के दे सकते हैं अडेनियम के अंदर। और हर 8-10 दिन के 15 दिन के अंतराल में आप DAP डाल सकते हैं और वो पूरी गर्मी दे सकते हैं, यानी सर्दी को छोड़ के। यानी डोरमेंसी पीरियड में किसी किस्म का फर्टिलाइज़र अडेनियम को नहीं दिया जाता है। तो सर्दी को छोड़कर आप पूरे साल अडेनियम को DAP दे सकते हैं, लेकिन उसका ओवरडोज ना हो DAP का, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में आती है सुपर फास्फेट। तो सुपर फास्फेट भी काफ़ी फ़ायदा करती है। उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा के अंदर फास्फोरस होता है। DAP और सुपर ये लगभग एक जैसा काम करते हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग है और लेकिन काम बहुत अच्छा है सुपर का। सुपर खाद जो है इतना प्यारा खाद है कि वो आपकी जो सॉइल है उसको बहुत ही बेहतरीन बना देता है सुपर खाद, और कम घुलनशील होता है। आप उसके अंदर ग्रेल्स उसके ऊपर ही मिट्टी में डाल देंगे और ऊपर से ही जब भी आप पानी देंगे तो उसमें से थोड़ा बहुत घुल के और आपके रूट तक पहुंच जाएगा। तो वो सुपर जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है अडेनियम के अंदर। उससे काफ़ी अडेनियम अच्छी ग्रोथ करता है। और उसका भी ओवरडोज ना दे दें। कहीं ओवरडोज अगर दे दिया आपने और सॉइल के अंदर उसको अगर मिला दिया और फिर पानी ज़्यादा दे दिया, तब भी आप उसके अंदर रूट रोट कर सकता है। वो भी आपके कोडेस को जला सकता है, क्योंकि वो भी काफ़ी हार्डी खाद होती है। तो सुपर फास्फेट भी आप कम मात्रा में दीजिए और पोट के ऊपर ही डाल दें उसको। ज़्यादा सॉइल में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप उसके अंदर पानी देंगे तो वो थोड़ा बहुत उसमें घुल के धीरे धीरे घुल के और रूट तक पहुंचता रहेगा। फिर उसके बाद में आता है पोटास। पोटास की मात्रा भी इतनी देनी चाहिए कि पौधा बर्दाश्त कर ले। यानी पोटास को शाम के टाइम, रासायनिक कोई भी खाद हो, लगभग शाम के टाइम ही दें उसको। आप दिन में धूप के टाइम पर बिल्कुल कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र कभी न दें किसी प्लांट के अंदर। और जब भी रासायनिक फर्टिलाइज़र दें तो छाँव के टाइम पर दें, यानी शाम हो जाए, धूप ख़त्म हो जाए, तब आप उसको अपने प्लांटों के अंदर दे सकते हैं। लेकिन उसकी भी मिकदार बहुत कम, यानी उसका ओवरडोज अगर हो गया और पौधा जब सुबह को धूप लगेगी उसके अंदर, तो वो पौधा जो है वो उसकी सारी सॉइल को एकदम से पोटास बहुत गर्म कर देगी, हार्ड कर देगी, और उससे प्लांट को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए उसकी जो मिकदार है, उसकी जो डोज है, बहुत कम मात्रा में ही रखेंगे तो पौधा जो है वो फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। उससे पोटास से ज़्यादातर बड्स आ जाते हैं। तो पोटास बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है अडेनियम के लिए और काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं पोटास से अडेनियम को। एक तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी खिलती हुई फ्लावरिंग होती है, चटक रंग आते हैं। दूसरे जो सीड पोट होते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसलिए पोटास को हर 15 दिन के अंतराल अडेनियम में डाल सकते हैं।
थोड़ी थोड़ी करके आप जब भी डालें थोड़ी करके डालें। आप थोड़ी तो यह है कि दोबारा पड़ जाएगी, दोबारा आप डाल रहे हैं 15 दिन के बाद, और लेकिन अगर ओवरडोज दे दिया तो वो आपके एडेनियम को नुकसान दे सकता है। एडेनियम का कोडेज जो है वो मुलायम पड़ सकता है और गल भी सकता है। तो इस वजह से पोटास की भी मात्रा बहुत कम दें, इतनी दें कि हमारे एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाए बस। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कौन सा फर्टिलाइज़र नुकसान देता है, यानी डाल सकते हैं लेकिन ओवरडोज उसका भी ना दें। वो साथियों है गोबर की खाद यानी काउडन। काउडन को भी आप बहुत कम मात्रा में सॉइल के अंदर डालें और ऊपर से बाद में फिर बिल्कुल ना दें। खास तौर से बरसातों के पीरियड में वो गोबर की खाद एडेनियम के अंदर बिल्कुल ना दें। आपको देना है ऑर्गेनिक में इस टाइप की खाद तो वर्मी कंपोस्ट दे दें। बकरी की मैंगनी हो तो थोड़ी बहुत मात्रा में वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फ़ायदा करेगी वो इस पीरियड में वर्मी कंपोस्ट फ़ायदा करेगी और काउडन इस पीरियड में फ़ायदा नहीं करती है। काउडन थोड़ी बहुत मात्रा में जिस टाइम पे आप फरवरी के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत अच्छी तादाद में डाल सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि काउडन के अंदर भी नाइट्रोजन बहुत होता है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ा देगा और फ्लावरिंग कम करेगा। यानी फ्लावरिंग कम होती है, पौधा ग्रोथ करता रहेगा। तो कम मात्रा में हमें काउडन देना चाहिए। हमें पौधे की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से नहीं चाहिए है, बस इतनी चाहिए है कि हमारे अंदर ग्रोथ अच्छी हो और प्लस फ्लावरिंग भी चाहिए मुझे। और ग्रोथ अच्छी कर देगा अगर काउडन तो फिर फ्लावरिंग कम आएगी। तो अब बात करते हैं एडेनियम को कौन कौन से फर्टिलाइज़र बहुत पसंद हैं और उसको किसी टाइम पर भी दे सकते हैं। यानी जितना ही वो देंगे उतना ही पौधा की ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है साथियों ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एडेनियम को बहुत पसंद है। उससे एडेनियम के रूट बहुत तेज़ी से चलते हैं और ऊपर ब्रांचें बहुत अधिक हो जाती हैं, पौधा घना हो जाता है। ब्रांचेस ज़्यादा हो जाती हैं, पौधा घना हो जाता है, वो ब्रांचेस भी उतनी ज़्यादा निकालता है, यानी फुटाव बहुत एडेनियम लेता है उससे। तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी कर देता है ह्यूमिक एसिड। और क्योंकि ह्यूमिक एसिड के अंदर 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो सब ह्यूमिक एसिड के अंदर भी मौजूद है, इसलिए ह्यूमिक एसिड इसको बहुत पसंद है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में सबसे बेहतरीन खाद है इसके अंदर ह्यूमिक एसिड। लेकिन उसकी भी मिकदार आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, यानी उसका ओवरडोज आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। वो भी एक तादाद भर दे ताकि एडेनियम को नुकसान न दे। और प्लस उसको 15 से 20 दिन के अंतराल देना चाहिए। और कितना देना चाहिए? ओनली आधा टीस्पून पोट के ऊपर डाल के हल्की सी गुड़ाई कर दें और फिर ऊपर से हल्का सा पानी दे दें ताकि थोड़ा बहुत घुल के वो नीचे चला जाए। तो इस तरीके से कई बार पानी के धुलने से वो धीरे धीरे करके रूट तक जाना चाहिए। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एडेनियम में दे देंगे तो ये भी काफ़ी हार्ड होता है और ये भी रूट को डैमेज कर सकता है। तो इस वजह से ह्यूमिक एसिड को भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, ओवरडोज इसका भी नहीं होना चाहिए। अब जो अगली खाद हम बताते हैं जिसका ओवरडोज भी नुकसान नहीं करता है और एडेनियम को बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे एडेनियम के काफ़ी ग्रोथ भी अच्छी होती है, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा एडेनियम को होता है वो इसी फर्टिलाइज़र से होता है। तो ये ज़्यादातर एडेनियम को 10 दिन के अंतराल भी दे सकते हैं, यानी ज़्यादातर एडेनियम को ये 10 दिन के अंतराल भी दे सकते हैं। इसका अगर थोड़ा बहुत ओवरडोज ये हो भी जाता है तब भी एडेनियम को नुकसान नहीं करता है। उसमें लगभग साथियों 2 फर्टिलाइज़र हैं, एक तो है बोन मील और दूसरे नीम की खली। ये अगर 10 दिन के अंतराल भी एडेनियम में देते रहेंगे तो आपका एडेनियम ग्रोथ भी अच्छी करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा और किसी किस्म का एडेनियम में नुकसान भी नहीं होता है इससे। और बोन मील को देने से यानी इतने ज़्यादा फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, इसके फूल का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसके कलर बहुत चटक आते हैं। यानी बोन मील का जो फर्टिलाइज़र है वो एडेनियम को बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा से ज़्यादा बोन मील एडेनियम को देना चाहिए है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी होता है और कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम की वजह से ये ज़्यादा फायदा करता है। कैल्शियम असल में फूलों के कलर को बेहतरीन करता है और फूलों के की जो डंडी है, यानी फूलों की जो डंडी होती है
उसको काफ़ी मजबूत कर देता है। इससे एडेनियम का फूल जल्दी गिरता नहीं है। तो बोन मील डालने से एडेनियम की कलियां वगैरह जो गिर जाती हैं वो गिरने बंद कर देती हैं। तो ज़्यादातर एडेनियम को बोन मील इसलिए देना चाहिए कि एडेनियम की जितने बड्स आए वो सारे के सारे खिले। तो साथियों, आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ पता चल गया होगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र एडेनियम के लिए हमें देना चाहिए और कौन सा नहीं देना चाहिए, और कौन सा फर्टिलाइज़र कितना मिकदार में दें। ओवरडोज कोई फर्टिलाइज़र ना हो। रासायनिक फर्टिलाइज़र के भी हमने फ़ायदे और नुकसान बताए हैं और ऑर्गेनिक के भी फ़ायदे और नुकसान बताए हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।